जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और पीईटी का एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको कल परसों यानी कि 18 या 19 तारीख में से किसी एक दिन देखने को मिल जाएगा, ऐसी हमें सूचना मिली है। अब देखिए, पीईटी में आपके मुश्किल से 10-11 दिन रह गए हैं। अब उसमें कई बार मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताया हुआ है, 15 दिन 16 दिन करके, कि किस तरीके से आपको बढ़ना है। और आप जो भी अभी तक अपना रूटीन वगैरह देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस पर आप आगे बढ़ते रहिए तो आपको सफलता मिलेगी। अब पीईटी के लिए कुछ बताने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि फ्री पीईटी का ग्रुप हमारा चल रहा है टेलीग्राम पे। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इनसे हम क्या सीख सकते हैं पीईटी को लेके। अब यहाँ पर हिंदी के मैंने 2 शिफ्ट को अभी तक उठाया है क्वेश्चंस को। एक आपका 15 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 10 क्वेश्चन वैसे हिंदी के हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के 2 हिस्से में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा अपठित गद्यांश का, और एक आपका 5 क्वेश्चन होगा जिसमें आपका ग्रामर का पोर्शन है, जिसमें विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, संधि है, और इस तरीके से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हर प्रश्न के लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने जो भी सुना है, पढ़ा है, समझा है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है वो बनते हैं, और आप उसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं। और पीटी अगर आपने दिया था पिछली बार, तो आपको पता भी होगा कि उस तरह के प्रश्न आप कर भी चुके होंगे। तो एक बार प्रश्नों के माध्यम से ही आप पीटी के एग्ज़ाम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और जो भी बचे हुए दिन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय इफ़ेक्टिव तरीके से तैयारी को देते हैं, कि ऐसे रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो इसमें है वो है महर्षि शब्द का संधि, यानी कि संधि पूछा है आपसे। ठीक है, तो पहला प्रश्न भी संधि है, और एक आपका 5वां प्रश्न स्वल्प का संधि। तो यानी 2 शिफ्ट में 2 प्रश्न, मतलब एक एक प्रश्न आपके 5 में से पूछे गए हैं संधि के लिए। तो संधि अपने आप में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन संधि मेरी कोशिश रहेगी कि अगर समय मिलता है 1-2 दिन में, तो आपके लिए संधि पे एक वीडियो बना दें, क्योंकि संधि ऐसा है कि वो हर जगह घूम के एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो उसको अगर हम लोग शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो हमारा एग्ज़ाम में अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, महर्षि शब्द का संधि पूछा है आपसे। अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों की होगी कि महर्षि में ऋषि शब्द भी होगा, तो मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इस तरीके से कुछ आपके दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए। तो देखिए, संधि जो है महर्षि का वो है महाप्ल और महाधन ऋषि। और ये कौन सी संधि है? अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो संधि का हम किस तरीके से निर्माण करते हैं या विच्छेद करते हैं, कि यहाँ पे जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है माहा, माहा में अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है आपका? आ। माहा में आ। और ऋषि में जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही दोनों आपस में जुड़ के संधि करते हैं, किसी तीसरे शब्द का तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, और उसी से हमारा संधि बन जाता है। तो ऋषि में आप देखेंगे ऋषि, र, ऋषि, री की मात्रा है। ठीक है, तो ये री और ये अ या आ जब मिल के अर बना रहे हैं, महर्षि, महर्षि, तो अर आ रहा है बीच में, महर्षि, अर। ठीक है, तो ये जब अ या आ और ये री मिलकर अर बनाते हैं, तो ये आपका कौन सा संधि होता है? ये गुण संधि हो जाता है। गुण संधि का, जैसे कहते हैं ना कि किसी का गुण आपको पहचानना हो तो उसके आचरण और उसके बोलने का तरीका, उसके कार्य का तरीका, उससे हम समझ जाते हैं कि उसके क्या गुण हैं। उसी तरीके से गुण संधि में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि उनका उच्चारण करते समय वो किस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं, और ठीक संधि के बाद वो वही शब्द बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? अ आ मिल, अ आ और धन री, ये जब आपस में मिल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? अरी, अरी, अर शब्द आ रहा है आपका, तो अर आ गया, तो देखिए ये अर बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? गुण संधि। उसी तरीके से ये बन गया आ या ई, ये आपस में मिलते हैं, तो अ और ई उठाइए, तो आई, आई, आए, आ ई, आए, आए, तो आए हो रहा है ए, तो देखिए ए बन जाएगा। उसी तरीके से आ मिलके ऊ, औ, औ, ओ उच्चारित हो रहा है शब्द, तो देखिए ये संधि बन के ओ हो जाएगा। तो आ के साथ यहाँ पे दूसरे शब्द में कौन सा वर्ण है, इसके साथ हम लोग गुण संधि को देखते हैं।
थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार मेरा आपको हिदायत है, एडवाइस है, सलाह है कि आप एक बार जाके संधि के 4-5 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल हर तरीके के संधि के प्रैक्टिस कर लीजिए। आपसे हो सके तो बिल्कुल कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आधे घंटे की पढ़ाई में आपको अगर एक क्वेश्चन पक्का मिल जा रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात क्या है कि 10 नंबर के जो आपके अपठित गद्यांश हैं, हो सकता है उसमें कुछ रेखांकित शब्दों का आपको संधि पूछ ले, या रेखांकित शब्दों के मुहावरे का अर्थ पूछ ले। मतलब वहाँ पर भी आपका ग्रामर चेक हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे? अपठित गद्यांश में। इसीलिए अगर आप थोड़ा ग्रामर हिंदी में पढ़ के जाते हैं तो हिंदी आपकी 15 नंबर की पूछी जा रही है, तो हिंदी के लिए आपकी जो समझ है वो और बेहतर होगी। और बाकी ये पढ़ाई तो आपको आगे काम देनी ही है, चाहे पारो का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी वहाँ पे भी आपको आनी है। या फिर इसी पीईटी के बाद आपको कोई एग्ज़ाम देना हो तो ये पढ़ाई वहाँ भी काम आनी है, तो हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखिए पर्यायवाची। तो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। अब पर्यायवाची में क्या है कि 10-12 शब्द ऐसे हैं जो घूम घूम के पूछते हैं। पहाड़ का पूछ लिया, विष्णु भगवान का पूछ लिया, ब्रह्मा जी का पूछ लिया, पार्वती जी का पूछ लिया, कमल, उसके बाद आकाश, उसके बाद आपके हो गए समुद्र, जल, ये, और इंद्र जी और कामदेव। ये 10-12 ऐसे हैं जो कि घूम घूम के आपके आने, यमुना जी, गंगा जी, ये 12-13 आप जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको अलग से भी लिख दूंगा, इसको आप देख लीजिए। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में से घूम घूम के आपको आ जाते हैं शब्द। और बाकी इस तरीके से पर्यायवाची रहते हैं कि आपकी अभी तक की जो समझ है, आपने सुना है, पढ़ा है, उससे भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे देखिए पर्यायवाची में क्या प्रश्न था। पर्यायवाची में प्रश्न था कि 4 शब्द दिए थे और उसमें से ये बोला है कि कौन सा शब्द है जो कि इन तीनों से भिन्न है। तो यानी कि वो 3 का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, 3 शब्द आपस में मिलते जुलते हैं, तो चौथा आप अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पार्वती, रुद्राणी और भवानी। आपको लग रहा है समझ में आ रहा है? चौथा शब्द कुछ इस तरीके का होगा कि आप समझ जाएंगे तुरंत है। देखिए इजी होगा क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन आपको असली फाइट करनी है कि 75 से ऊपर 80 तक मुझे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस भी करके जाइए, थोड़ा हार्ड प्रश्न भी आपके सही हो जाने चाहिए, तो आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल से समझाया है। इसके पीपीटी, इसकी जो ये इमेजेस हैं ये आप देख लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये गुण संधि का ही एग्जाम्पल था कि जैसे महेश है तो एक ही मात्रा आ रही है, तो महाधन ईश, तो अ और ई मिलके अ क्या बन गया? महेश। उसी तरीके से ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, तो देखिए अ प्लस उ मिलके हो गया ओ, तो बीच में ये क्या शब्द नया, क्या वर्ड नया बन गया? ओ। तो ये हो गया ज्ञान प्लस उदय मिलकर, ज्ञान धन उदय मिलके बन गया ज्ञानोदय, तो ये भी गुण संधि है। उसके बाद देखिए ये विलोम युग्म पूछा था कि कौन सा गलत है, तो मतलब कौन सा सही है पूछा था, तो नूतन का पुरातन होगा, क्योंकि उसी तरीके से आपका होता है नवीन नया, प्राचीन पुराना। तो इस तरीके से आपके जो नॉर्मल से शब्द हैं उसमें विलोम शब्द पूछा था, तो विलोम भी इंपॉर्टेंट है, विलोम देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास समय कम है तो जो यूपी ट्रिपल एससी के ही अपने एग्ज़ाम्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को देख लीजिए, 30-40 शब्द देख जाइए, उसी में से आ जाएगा। अगर नहीं आया तो जो भी आप तक आपने पढ़ रखा है उसी में से हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने जो पढ़ के गए हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और उसी में से अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है तो वहाँ पे आपके लिए जैकपॉट है, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये आपसे एक मुहावरे का अर्थ पूछा था, ख्याली पुलाव पकाना। तो ये सबको पता है, ख्याली पुलाव पकाना का मतलब कि असंभव बातों की कल्पना कर रहे हैं हम। उसके बाद था स्वल्प का संधि। स्वल्प में आप ध्यान दीजिए अल्प जैसा कुछ छिपा हुआ है, अल्प। तो ये अल्प के साथ क्या है? ये सु प्लस धन अल्प है, ये यण संधि है। यण संधि थोड़ा सा एडवांस पड़ जाता है, इसमें ये है कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, बाकी संधि देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ई है, ठीक है, ऊ है और री है, इसके साथ कोई भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर का मतलब कि इनसे अलग है कोई स्वर, तो वो मिलकर क्या बन जाते हैं? ई वो जो स्वर है उसके साथ मिलके हो जाएगा य, ऊ व, री र। तो जैसे अति और अधिक, तो ये प्रैक्टिस से आ जाती हैं चीज़ें। तो जब अति और अधिक है तो यहाँ तो ई है वर्ण और यहाँ अ है, ई धन अ मिलके क्या बन जाएगा? य। तो ईय आप ऐसे जोड़िए, ई धन अ, तो ईय बन गया। तो आप वर्णों को जोड़ने के बाद जो आपका उच्चारण हो रहा है उसी उच्चारण के आधार पे आप कभी कभी संधि को सही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ई धन अ है तो ये हो गया ईय, ईय हो गया तो अत्यधिक।
अब ये आधा त हो जाता है, आधी मात्रा यहाँ से हो जाती है और यहाँ का वर्ण जुड़ जाता है, तो देखिए ये आपका बन गया अत्यधिक। तो जो ई धन अ है वो य बनेगा, य पूरा आप लिखेंगे यहाँ पे, और जो ये पहले शब्द की अंतिम मात्रा है उसका ये आधा शब्द यहाँ पर आगे बढ़ता है, तो य हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, इति और इति, इसका सही अर्थ क्या है। तो ये आपसे जब पूछ लिया तो इसका ये इति आप हमेशा पढ़ते होंगे ना, अथ का इति विलोम शब्द में भी, तो ये अथ मतलब जैसे शुरुआत, प्रारंभ, तो इति का मतलब किसी चीज का समापन। तो देखिए ये समाप्ति बता रहा है, और ये इति किसी चीज की इति कर दी आपने, मतलब विघ्न के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो और भी ऐसे 3 शब्द रहे होंगे जहां पे आपको लगता होगा कि ये युग्म जो है वो गलत दिया हुआ है, तो इस तरह के शब्द से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये तो सिंपल पड़ गया आपके लिए कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या हो जाएगा, आस्तिक, और नहीं है तो नास्तिक। लेकिन फिर भी जो पिछले साल के शब्द आए हुए हैं, अगर आप उसको देख लेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी अगर आप आरओ या किसी और एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं, एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका वैसे भी आपको हर जगह पढ़ना ही होता है। उसके बाद देखिए स्थावर का जंगम, जो एक जगह स्थित है, अचल है, स्थावर, जंगम जो मूवेबल है, मूव कर सकता है, ठीक है, ये भी विलोम है। अब ये देखिए, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक की आपकी समझ है, जो मैंने आपको बताया था, उस आधार पे आप ये समझ सकते हैं। जैसे आपने ये नहीं पढ़ा है मुहावरे को, फिर भी आप देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली को ही मार देना चाहिए, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, यानी कि कोई समस्या अगर उठ रही है तो उसको पहले ही दिन आप समाप्त करिए, कुछ शंका उठ रही है तो पहले दिन उसको समाप्त करिए, इस तरीके से कुछ आया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। शमन का मतलब क्या है, शमन का मतलब किसी चीज़ को अंत करने से है, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे शव के लिए इस्तेमाल होता है शमन, तो शमन भय जो आपके मन में उठ रहा है उसको पहले ही दिन, उसी समय, शुरू में ही समाप्त कर दीजिए। तो ये अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देख के करेंगे तो आपके कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी प्रश्न के उत्तर निकल जाते हैं, तो शांत मन से ऑप्शन को भी देखिए, तो ये हिंदी आपका कवर हो जाएगा वहाँ पे। तो इसमें से हमने क्या सीखा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, विलोम और कुछ पर्यायवाची शब्द, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ये 4 हमें कंप्लीट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, थोड़ा सा विलोम और संधि। कम से कम ये 4 भी अगर आपने देख लिया तो आप ये देख रहे हैं कि आपके 5 में से 3, 4 या 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। हो सकता है इस बार वो समास पूछ दें, तो समास भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। समास में सिर्फ समास संधि से भी आसान है। समास में आपको जो 5 या 6 तरह के समास हैं उनका डिफिनीशन पढ़ने के बाद, व्याख्या पढ़ने के बाद, सिर्फ उनके एग्जाम्पल देखते जाइए। 3-3, 4-4 एग्जाम्पल भी अगर आप देख लेते हैं समास में, तो आपका समास लगभग वहाँ पे ऑप्शन मारने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 4-5 टॉपिक हैं हिंदी के, इनको देख लीजिए। अगर आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार कर रखी हैं तो आपका समय बच जाएगा, वो आप डेटा इंटरप्रिटेशन या कहीं और लगा दीजिए। तो ये हिंदी का हमारा था। अब कोशिश करेंगे कि दूसरा शिफ्ट का भी प्रश्न आपको बता दें, ताकि हिंदी के 2 वीडियोस में आपको लगभग सारी चीज़ें आ जाए समझ में कि पूछ क्या रहे हैं ये लोग। तो ये हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है। पीटी का जो फ्री ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और पीटी का एडमिट कार्ड तो चलिए कल परसों में आ ही रहा है, तो अब बस लगे रहिए। 10 दिन की बात है, 10 दिन अच्छे से दे दीजिए खूब समय पीटी में, और ये पढ़ाई आपको फिर अगले साल लोअर पीसीएस का फॉर्म हो चाहे कोई और अच्छा फॉर्म हो, जूनियर असिस्टेंट की भी देखिए वैकेंसी आने वाली है, ऐसा पता चला है। जैसे इस बार 5,500 कर दिया गया है, तो अगले साल भी 3-4 हज़ार वैकेंसी आप मान सकते हैं कि वो आएगा। तो आपके सामने ये सब वैकेंसीज भी रहेंगी। तो बड़े वैकेंसीज में तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिनमें अच्छी वैकेंसीज और सीट कम है उनके लिए असली फ़ाइट है, वो आपको करना है। कोशिश करिए 10 दिन खूब अच्छे से पीटी के लिए तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जो अच्छे एग्ज़ाम्स देने हैं, जैसे आरओ देना है, पीसीएस देना है, जो भी देना है, तो उसको फिर कंटिन्यू करिएगा अपनी पढ़ाई को। तो ये आपका आज का हमारा पोर्शन ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आपको ग्राफ का एक लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ आपको समझा देंगे, वो पीपीटी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको समझा देंगे। वो वीडियो कंप्लीट है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।